हाँ भाई, तो आज की कहानी कुछ ऐसी है कि हम लोगों ने पीछे के लेक्चर तक एनिमल टिश्यू पढ़ लिया है, ठीक है। लेकिन हमने बताया कि एनसीईआरटी से नीट में 90 के 90 सवाल आ भी सकते हैं, और ऐसा भी होगा कि 85 प्लस सवाल आए, 2-3-4 सवाल ना आए। वो नियरेस्ट से आएंगे, मतलब जो आपकी टॉपिक है, आपका मटेरियल है, जो भी पढ़ना है उसके करीब से, ठीक। तो एनिमल टिश्यू में कुछ चीजें एक्स्ट्रा पढ़ेंगे हम। इसी तरह जिस टॉपिक में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे। बाकी एनसीईआरटी पे कमांड बना के 85 लाया जा सकता है, मैं अभी भी कह रहा हूँ। जो 2-3 क्वेश्चन इधर उधर से आ जाते हैं उनके लिए मेहनत है, ज्यादा मेहनत नहीं करना है, ज्यादा सोर्स नहीं बढ़ाना है ताकि रिवीजन में आसानी रहे। थोड़ा थोड़ा ही एक्स्ट्रा है जो एकदम नियरेस्ट है उसके बारे में ही पढ़ेंगे, जिसपे सवाल पीछे बन चुके हैं। जैसे हम लोग एनिमल टिश्यू पढ़ के आए, तो एनिमल टिश्यू में हमने एनसीईआरटी में ओरिजिन नहीं पढ़ी, तो यहाँ पे हम लोग ओरिजिन की बात करेंगे। ओरिजिन से सवाल बनता है, जो सवाल बन चुका है मैं उसी की बात कर रहा हूँ। जैसे अब पूछेगा एपिथेलियम की ओरिजिन क्या है, तो एपिथेलियम टिश्यू जो हम पढ़ के आ रहे हैं वो जब हम पढ़ेंगे क्या एम्ब्रोजेनेसिस होती है, तो हमारा जो है शुरू में 3 लेयर में स्ट्रक्चर बनता है, इक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है। तो इन तीनों से जो है क्या होती है, एपिथेलियल टिश्यू एराइज होती है। जो इक्टोडर्म से एराइज होती है वो स्किन एपिडर्मिस बनाती है। जो मेसोडर्म लेयर से एराइज होती है ट्राइप्लोब्लास्टिक, ये ट्राइप्लोब्लास्टिक होती है। जो मेसोडर्म से एराइज होती है सुलोमिक एपिथेलियम बनाती है। और जो एंडोडर्म से हो जाती है अंदर, वो एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंच जाती है, और मेसोडर्म वाली लंग्स वंग्स पे पहुंचती है, और इक्टोडर्म वाली स्किन पे रह जाती है। ये एपिथेलियम एराइज होती है, मतलब एपिथेलियम तीनों लेयर से एराइज होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक टाइप की होती है, ठीक। उसी तरह याद रखेंगे कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ओरिजिन में मेसोडर्म होता है, मस्कुलर टिश्यू जो होता है ओरिजिन में मेसोडर्म होता है, और नर्वस टिश्यू ओरिजिन में इक्टोडर्म होता है। ये सीधी सीधी बात है, आपको याद रखना है। हमारी बॉडी जब हम पढ़ेंगे एम्ब्रोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनने के बाद, तो हम पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी जो है पूरा डेवलपमेंट 3 लेयर से हो रहा है, और उन 3 लेयर से ही सेल्स बनती है, वहां से टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू बनता है, वहां से ऑर्गन बनते हैं, और फिर वहां से ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो जो शुरुआती लेयर है वो 3 पार्टों में बनते हैं, इक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। जो एपिथेलियम है ये तीनों पार्ट से निकलती है, इक्टोडर्म से भी निकलती है, मेसोडर्म से भी निकलती है, और एंडोडर्म लेयर से भी निकलती है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक टाइप होती है। जबकि कनेक्टिव और मस्कुलर मेसोडर्म से निकलते हैं, और नर्वस जो टिश्यू है वो सिर्फ इक्टोडर्म से ही निकलता है, इसलिए इसकी ओरिजिन इक्टोडर्म होती है। सीधे सीधे याद कर लेंगे, ओरिजिन से सवाल आ सकता है। जो भी टॉपिक पढ़ेंगे अगर उसके नियरेस्ट कुछ ऐसा है जिससे सवाल आ सकता है, आप पढ़ेंगे तो इसे प्रीवियस 9-10 के बुकों में, बायोलॉजी में, एनसीईआरटी में ये सब चीजें मिलेंगी इसलिए इनसे सवाल आ सकता है। इसलिए नजदीक की चीज को भी कवर करना है उन 3-4 क्वेश्चनों के लिए, ज्यादा आउटसोर्सिंग का तामा झामा नहीं बटोरना है, ठीक है। तो फिर आगे चलते हैं और नियरेस्ट में क्या। हाँ भाई, तो ओरिजिन के बाद जो है, ओरिजिन पढ़ लिया हम लोगों ने, उसमें नर्वस सिस्टम, इक्टोडर्म है, और एपिथेलियम जो है तीनों लेयर से निकलती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। ये चीजें याद रखेंगे। उसी तरह सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की बात करेंगे। सिर्फ हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल। तो सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम वो है जो सिंगल लेयर एपिथेलियम होती है, लेकिन ऐसा होता है कि कुछ सेल्स बड़ी और कुछ छोटी होती हैं। जो बेसल सेल होती है छोटी रह जाती है, जिससे हमें ये डबल या मोर देन 2 लेयर की अपीयर होती हैं। इसीलिए इसका नाम है सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। क्या है, सिंगल लेयर की होती हैं, लेकिन कुछ सेल बड़ी कुछ छोटी होती हैं। तो जब हम देखते हैं तो हमें अपीयर होता है कि ये मोर देन 1 लेयर की है, ठीक है। इसलिए इसे कहते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। कहाँ पाई जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट है एपिथेलियल ऑफ ट्रेकिया। बहुत क्वेश्चन बन चुका है इस पे एपिथेलियल ऑफ ट्रेकिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। एपिथेलियल ऑफ ट्रेकिया याद रखेंगे। सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पूछेगा, कभी कभी पूछ देगा डिफिनेशन से ही कि सिंगल लेयर अपीयर होता है, बहुत से लेयरों में होती सिंगल लेयर है,
तो सूडो स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम है। लेकिन एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पाई जाती है? इपिथेलिया ऑफ ट्रेकिया, ब्रोंकी, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी स्टिचियन ट्यूब मैंने मिडिल ईयर में जो निकली हुई है ट्यूब, उसमें ओल्फैक्टरी इपिथेलियम जहां सूंघने समझने की शक्ति होती है, और मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के पोर्शन में पाई जाती है। लेकिन जो है इंपॉर्टेंट क्या है? सूडो स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम इपिथेलिया ऑफ ट्रेकिया में पाई जाती है और ब्रेंकिया में पाई जाती है। ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने स्टार बनाया है। इस चीज को याद रखेंगे, बस इतना ही याद रखेंगे। हमें बस याद रखना है कि क्या क्या पढ़ना है। ओरिजिन याद रखेंगे, सूडो स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम कहाँ पाया गया, क्या है, समझ गए, कहाँ पाया गया, इपिथेलिया ऑफ ट्रेकिया और ब्रोंकिया एकदम याद रखेंगे। उसके बाद कुछ पर्सन मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में भी पाया जाता है, ओल्फैक्टरी इपिथेलियम में भी पाया जाता है, स्टिचियन ट्यूब में भी पाया जाता है। लेकिन ऊपर का 2 स्टार बनाया हुआ है उसको जरूर याद रखेंगे, और खासकर इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है एपिथेलिया ऑफ ट्रेकिया, उसको जरूर याद रखेंगे। आगे चलिए, नॉन कैटिनाइज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और कैटिनाइज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ये भी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का टाइप है। ठीक है, अब स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम क्या है? ये भी जो है क्या होती है, मेनी लेयर की सेल की बनी हुई, बहुत सारे सेल्स आपस में मिलके, बहुत सारे लेयर्स ऑफ सेल के मिलके जिनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, वो जो एपिथेलियम बनाते हैं वो होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इसमें पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं नॉन कैटेनाइज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, कैटेनाइज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इनका बस लोकेशन याद रखना है कि जो नॉन कैटेनाइज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है वो पाई जाती है वेट सरफेस पे, गीले सरफेस पे। और एग्जाम्पल में ओसोफेगस, वेजाइना और कंजक्टिवा ऑफ आई आता है, जिसमें वेजाइना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कहाँ पाया जाता है ये याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? कि ये पाया जाता है, जब पूछेगा वेट सरफेस पे एपिथेलियम कौन सा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, सीधे सवाल बनता है, कुछ नहीं है, तो हम याद रखेंगे क्या कि ये जो है नॉन कैटेनाइज की बात कर रहा है, जो वेट सरफेस पे पाई जाती है। और इम्पॉर्टेंट क्या है? वेजाइना एग्जाम्पल में इम्पॉर्टेंट है, वेजाइना पे नॉन कैटेनाइज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पाया जाता है। उसी तरह बात करते हैं एक स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की और टाइप की, उसे कहते हैं कैटिनाइज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, अब इसकी कहानी क्या है? जो एपिथेलियम का सरफेस, जो ऊपर सरफेस हो, डेड हो जाए और उस पे क्या हो, उस पे केराटिन नाम का प्रोटीन जमा हो जाए, ऐसे एपिथेलियम को कहते हैं कैटिनाइज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में तो बहुत से लेयर की, सेल्स की लेयर की बनी होगी, और जो ऊपर का लेयर होगा वो डेड हो जाएगा, उस पर प्रोटीन जम जाएगा। कौन सा प्रोटीन? केराटिन। नाम से ही पता चलता है, इसलिए इसे कैटिनाइज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? पाया कहाँ जाता है? ये पाया जाता है ड्राई सरफेस पे, मतलब स्किन पे, ड्राई स्किन पे, जो हमारे हाथों में गांठ दिखती है, ये सब जो ड्राई सरफेस है, यहाँ पर कैटिनाइज पाया जाता है। हेयर, बाल में, और नेल्स, ये नाखून, नाखून में क्या पाया जाता है? कैटिनाइज एपिथेलियम पाया जाता है। तो लोकेशन ही सवाल में आएगा, लोकेशन ही सवाल में आएगा, इसलिए लोकेशन को याद रखना है। ठीक, आगे चलते हैं। एक बात करता है एपिथेलियम की, ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बात करता है। ये स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम है। क्या है? स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम है जिनमें स्ट्रेचिंग पावर होती है, मतलब ये तनता है, और जहां जहां तनता है वहां वहां के एग्जाम्पल, मतलब ये पाए जाते हैं। तो फाउंड की बात करें, यही इंपॉर्टेंट है। फाउंड जो पढ़ के आ रहे हैं, फाउंड इंपॉर्टेंट है। ये यूरिनरी ट्रैक्ट में और ब्लेडर में, जो ब्लेडर फूलता है, जो तनाव आता है, स्ट्रेचिंग होती है, किसके चाहे ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम से होता है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो है मल्टी लेयर दिखता है, लेकिन जब इसमें तनाव आ जाता है तो ये 1 से 2 लेयर में ही दिखता है और फ्लैटेड हो जाता है। ठीक है, उतनी जानकारी नहीं है, उसमें कोई सवाल नहीं है। सवाल यह है कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? स्ट्रेचिंग पावर होती है, पाया जाता है ब्लेडर और यूरिनरी ट्रैक्ट में। सीधे सवाल पूछता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम फाउंड इन यूरिनरी ट्रैक्ट और ब्लेडर, याद रहेगा। उसी तरह कैटिनाइज का याद रहेगा, उसी तरह नॉन कैटिनाइज का याद रहेगा, उसी तरह सूडो स्ट्रेटिफाइड का याद रहेगा। ये चीजें हमें याद रखनी है कि ये कहाँ पाए जाते हैं, काम आपका चल जाएगा। ठीक, उनका ओरिजिन
जो एपिथेलियम है, कनेक्टिव है, चारों टाइप के टिश्यू है, उनका ओरिजिन याद रहेगा। उसमें न्यूरल इक्टोडर्म और बाकी एपिथेलियम जो है टाइपोब्लास्टिक, तीनों डर्म से प्रोड्यूस होती है एम्ब्रियोनिक जेनेसिस में। ये बातें याद रहेंगे। ये हो गई भैया एपिथेलियल का जो एक्स्ट्रा था वो हम लोगों ने पढ़ लिया। इतना एक्स्ट्रा है, इससे ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ छूना नहीं। ठीक है, आगे चलें। एक टर्म आता है स्प्रेन। जब हम पढ़ रहे थे क्या, टेंडान और लिगामेंट के बारे में। टेंडान क्या था, इंपॉर्टेंट था, कनेक्टिव टिश्यू डेंस, जो बोन टू मसल टू बोन जोड़ रहा था। और लिगामेंट क्या था, बोन टू बोन जोड़ रहा था। उसमें एक टर्म आता है स्प्रेन, ये क्लास 5 में दिया हुआ है। ठीक है, इससे सवाल आ चुका है, आ भी सकता है, मेडिकल में भी ये सवाल बन चुके हैं नीट के पहले। स्प्रेन जो है वो क्या होता है, जब उस लिगामेंट में बहुत ज्यादा पुलिंग हो जाए, मतलब स्ट्रेच आ जाए, हम लोग कहते हैं ना तनाव आ गया, स्ट्रेच आ गया है हाथ में। ठीक है, तो बोन टू बोन के बीच जो लिगामेंट होता है उसमें स्ट्रेच आ जाए तो उसे कहते हैं स्प्रेन। स्प्रेन टर्म कहां से आता है, लिगामेंट में, स्ट्रेच से। ये क्लास 5 की बुक पढ़ेंगे आप, 4 की 5 की एनसीईआरटी बायो की, तो उसमें दिया हुआ है। चीजें नियरेस्ट है, पूछ सकता है। स्प्रेन पर मेडिकल में सवाल बन चुका है नीट से पहले। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है हर चैप्टर में, हर चैप्टर में भी नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जहां पढ़ना है वहां देखेंगे। वो 3-4 सवालों, 2-3 सवाल जो एक्स्ट्रा आते हैं उनके लिए ये मेहनत है। उसके लिए हम कोई आउटसोर्स नहीं लेंगे, बस इतनी से काम चल जाएगा। अब बात करेंगे हाइलेन कार्टिलेज। जब हाइलेन कार्टिलेज की बात करेंगे तो कार्टिलेज का ये एक टाइप है। कार्टिलेज हम लोग पढ़े ना भाई, कार्टिलेज पढ़े, बोन पढ़े, तो कार्टिलेज का टाइप है हाइलेन कार्टिलेज। इससे भी सवाल आता है क्या था? ये जो है ऐसा कार्टिलेज है जिसमें फाइबर्स नहीं होते हैं, थोड़े से कोलेजन फाइबर्स होते हैं। लेकिन सवाल ये आता है हाइलेन कार्टिलेज से कि इसमें ट्रांसपेरेंट कंसिस्टेंसी होती है, मतलब ये पारदर्शी होता है। तो कौन सा कार्टिलेज, या उसमें एग्जाम्पल और सारे देंगे और सवाल पूछेंगे कि ट्रांसपेरेंट कंसिस्टेंसी किसमें होती है। क्या सवाल पूछेंगे, ट्रांसपेरेंट कंसिस्टेंसी सीधे पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसपेरेंट टिश्यू, और आपको फाइब्रस कार्टिलेज, टेंडान, उंडान सब देगा, और हाइलेन कार्टिलेज आंसर होगा। क्या पूछेगा, कौन सा ट्रांसपेरेंट टिश्यू है, सीधे सवाल पूछेगा। ठीक, कौन सा ट्रांसपेरेंट टिश्यू है, याद रखेंगे भैया, याद रखेंगे इस बात को, हाइलेन कार्टिलेज को याद रखेंगे। ठीक है, और हाइलेन कार्टिलेज कहाँ पाई जाती है, इट फाउंड एट द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन। बोन होती है, बोन्स हड्डी, उनके जो है एक किनारे पे, एंड पे ये कार्टिलेज पाई जाती है जो जोड़े का काम करती है। क्या बनाती है, आर्टिकुलर कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज बनाती है। तो सीधे सवाल आता है विच कार्टिलेज इज फाउंड ऑन द एंड ऑफ लॉन्ग बोन। ये सवाल सीधे पूछता है कि एंड ऑफ लॉन्ग बोन पे कौन सी कार्टिलेज पाई जाती है। हमें याद रखना होगा कि एंड ऑफ लॉन्ग बोन पे हाइलेन कार्टिलेज पाई जाती है। ज्यादा चक्कर में ना पड़े, बहुत छोटा छोटा पढ़ना है कि ट्रांसपेरेंट टिश्यू या ट्रांसपेरेंट कंसिस्टेंसी किस टिश्यू में पाया जाता है, हाइलेन कार्टिलेज में। और हाइलेन कार्टिलेज जो है कहाँ पाई गई, एंड ऑफ द लॉन्ग बोन पे कौन सा कार्टिलेज पाया गया, हाइलेन कार्टिलेज पाया गया। ठीक है, ठीक, इतनी बात आई। अब देखिए ये जो है एंड ऑफ लॉन्ग बोन पे जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो कौन फॉर्म करती है, हाइलेन कार्टिलेज। तीसरा सवाल, या आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या है, वो जोड़ने वाली कार्टिलेज जो बोन से किसी को जोड़ती है। ठीक है, वो कौन बनाता है, वो बनाती है ये आर्टिकुलर कार्टिलेज बनाती है हाइलेन कार्टिलेज। इस बात को भी हमें याद रखना होगा। ठीक है, अब ये जो है वो नोज, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाई जाती है और सपोर्टिव का काम करती है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा कार्टिलेज, कौन सा कार्टिलेज, सीधा सवाल पूछता है भाई, सीधा, कि कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है ट्रेकिया, लैरिंक्स और ब्रोंकी में, कौन सा। तो सीधा सवाल पूछता है कौन सा कार्टिलेज, कौन सा, विच कार्टिलेज। ठीक है, क्या सवाल होता है, विच कार्टिलेज।
विच कार्टिलेज प्रेजेंट इन कहाँ कहाँ, प्रेजेंट इन रिस्पिरेटरी ट्रैक एंड नोज और ट्रैकिया, ट्रैकिया, लैरिंग्स और ब्रोंकी। ठीक है, उसमें कौन सा कार्टिलेज पाया जाता है, तो आंसर होता है हाइलिन कार्टिलेज। तो हाइलिन कार्टिलेज से इतने सवाल बन सकते हैं। ट्रांसपेरेंट टिश्यू सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके सबसे इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि ट्रांसपेरेंट टिश्यू की बात करेगा या ट्रांसपेरेंट कंसिस्टेंसी की बात करेगा तो हाइलिन कार्टिलेज की बात कर रहा है। आर्टिकुलर कार्टिलेज मतलब जो आगे नोच जोड़ा बनाते हैं, आगे जोड़ बनाते हैं, उसकी बात करेगा तो हाइलिन कार्टिलेज की बात कर रहा है। अगर एंड ऑफ द लॉन्ग बोन पर पूछ रहा है क्या है तो हाइलिन कार्टिलेज है। अगर पूछ रहा है कि ट्रेकिया, लैरिंक्स, ब्रोंकी में कौन सा कार्टिलेज है तो हाइलिन है। नोज और रिस्पिरेटरी ट्रैक पे कौन सा कार्टिलेज है, हाइलिन है। और ये हाइलिन कार्टिलेज क्या करते हैं, सपोर्ट का काम करते हैं। ये लाइनें इंपॉर्टेंट है हाइलिन कार्टिलेज के लिए। हाइलिन कार्टिलेज कार्टिलेज का एक टाइप है। उसी तरह फाइब्रो कार्टिलेज के बारे में बस 2 लाइन। फाइब्रो कार्टिलेज क्या है, ये बोन को कनेक्ट करता है। कार्टिलेज का ये भी टाइप है। कार्टिलेज पढ़ के आए एनसीईआरटी में, उसका टाइप है फाइब्रो कार्टिलेज, भी बोन को कनेक्ट करता है। कहाँ पाया जाता है, जो प्यूबिक सिम्बोसिस पढ़ेंगे हम लोग पेल्विक रीजन में, वहां पे क्या है फाइब्रो कार्टिलेज पाया जाता है। उसी तरह इंटरवर्टिब्रल डिस्क पढ़ेंगे, जब वर्टिब्रा में इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है वो कौन बनाता है, फाइब्रो कार्टिलेज। बस 2 लाइन याद रखनी है कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क कौन बनाता है भैया, वो बनाता है फाइब्रो कार्टिलेज। याद रहेगा, ठीक, याद रहेगा तो याद रखिएगा। और प्यूबिक सिम्फोसिस ऑफ पेल्विक रीजन में कौन है, प्यूबिक सिम्फोसिस में फॉर्म में फाइब्रो कार्टिलेज। बस ये बातें याद रखनी है। आगे चलिए, एक टर्म आता है पेरिकॉन्ड्रियम। ये टर्म याद रखना है आपको। क्या याद रखना है, पेरिकॉन्ड्रियम। देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है नंबर के लिए। वो 3-4 क्वेश्चन जो आते हैं एक्स्ट्रा, जो कुछ टीचर मानते हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी ही एनफ नहीं है, उनका कहना भी गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है, मैंने हमेशा कहा है 85 प्लस लाना है तो एनसीईआरटी पढ़िए। 85 में 90 भी आता है और 85 में 86, 87, 88 क्वेश्चन भी आते हैं। ये 1-2 क्वेश्चन कभी कभी एनसीईआरटी के बाहर का आता है या उसके नियरेस्ट थोड़ा सा अंदर जाके पूछता है। उसी चीज को हम लोग हर जगह कमांड कर रहे हैं। आज हम एनिमल टिश्यू की बात कर रहे हैं, उसमें जो हल्का सा एक्स्ट्रा पढ़ना है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक, जो डिटेल में पढ़ना है जैसे मसल टिश्यू है, स्केलेटल मसल की या तो फिर न्यूरल टिश्यू है, उनको तो डिटेल में पूरा पढ़ना है। लेकिन इपिथेलियम का, उनके ओरिजिन का, फिर इपिथेलियम में थोड़ा सूडो स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड, नॉन कैटिनाइज, कैटिनाइज, फिर जो है वो ट्रांजिशनल इपिथेलियम, फिर जो है कार्टिलेज में थोड़ा सा हाइलिन कार्टिलेज की हम बात कर लिए, कहाँ पाए गए, क्या सिस्टम है। फिर फाइब्रो कार्टिलेज की बात की है प्यूबिक सिम्बोसिस में, इंटरवर्टल डिस्क बनाने में। अब बात करते हैं पेरिकॉन्ड्रियम की। पेरिकॉन्ड्रियम क्या होता है, तो कार्टिलेज हम पढ़े थे कि कनेक्टिव टिश्यू से एकदम घिरा होता है, उसके ऊपर सीट होती है कनेक्टिव टिश्यू की। ये पढ़ के आए हम लोग, जब कनेक्टिव टिश्यू, आप मेरा लेक्चर खोल लीजिएगा, उसमें पढ़े थे क्या कि कार्टिलेज के ऊपर चारों तरफ एक सीट होती है, किसकी, डेंस कनेक्टिव टिश्यू की, और उसे ही कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। तो सीधे पूछेगा पेरिकॉन्ड्रियम क्या है, कार्टिलेज सराउंडेड ए शीथ ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू कार्ड। अब पूछेगा 4 ऑप्शन देगा, आंसर क्या होगा, पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिकॉन्ड्रियम हो गया। आगे चलिए, जब हम लोग फाइब्रो कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज की बात कर रहे हैं, पेरिकॉन्ड्रियम की भी बात कर लिए। एक इलास्टिक कार्टिलेज होता है जिसका मैट्रिक्स एलो मैट्रिक्स होता है। ये पाया कहाँ जाता है, बस ये इंपॉर्टेंट है, ईयर पिना, इपिग्लोटिस और स्टेचियन ट्यूब में। ठीक है, कान की कहानी में और इपिग्लोटिस में कौन, इलास्टिक कार्टिलेज पाया जाता है। याद रखेंगे इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है, इलास्टिक कार्टिलेज पाया जाएगा ईयर पिना, इपिग्लोटिस और स्टेचियन ट्यूब। और हमने बताया है जहां स्टार मिले उसको तो एकदम इंपॉर्टेंट समझिए। तो स्टालिक जो इलास्टिक कार्टिलेज है वो कहाँ मिल गया, स्टेचियन ट्यूब। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, लास्ट हर्बिसियन सिस्टम या हर्बिसियन केनाल के बारे में बात करते हैं। जब हम बोन पढ़े थे ना भाई, तो उसमें पढ़े थे क्या,
कि देखिए जो ये हर्बेशियन सिस्टम या हर्बेशियन कैनाल है इसे ओस्टोन्स भी कहते हैं, इसी को टर्म देते हैं ओस्टोन्स। और ये कैरेक्टर है किसका, मैमेलियन बोन का कैरेक्टर है। पहला सवाल सीधे सीधे इन्हीं पे सवाल बनते हैं बार बार। 4 नाम देगा उसमें एक मैमल होगा, ठीक है, डॉग, कैट, मैमल्स, ठीक है। इनमें क्या होता है, मैमेलियन बोन में ही हर्बेशियन सिस्टम या हर्बेशियन कैनाल पाया जाता है। पहला सबसे ज्यादा बनने वाला सवाल कि हर्बेशियन कैनाल या हर्बेशियन सिस्टम या ओस्टोन्स की कहानी कहाँ है, मैमेलियन बोन में है। ये सवाल सबसे ज्यादा बनता है अगर हर्बेशियन सिस्टम से सवाल बनता है तो। वो भी कहाँ, जो मैमेलियन बोन का बोन मैट्रिक्स है, किसके, लॉन्ग बोन की, जितनी लंबी बोने हैं मैमेलियन में उनका जो बोन मैट्रिक्स है उसमें ये हर्बेशियन कैनाल पाया जाता है, जिसमें क्या होती है, जिससे ब्लड वेसल और नर्व सप्लाई होती है, ठीक है, जिससे ब्लड वेसल्स और नर्व सप्लाई होती है। वो कैनाल कहाँ पाया जाता है, दूसरा सवाल, बोन मैट्रिक्स ऑफ लॉन्ग बोन किसमें पाया जाता है, मैमेलियन में। और मैमेलियन के बोन में कहाँ पाया जाता है, बोन के बोन मैट्रिक्स में, लॉन्ग बोन के, ठीक है। और एक सवाल बनता है कि मैमेलियन जो होता है बोन वो डिफर होता है कार्टिलेज से, क्यों, क्योंकि मैमेलियन बोन के पास पाया जाता है ये हर्बेशियन कैनाल जो कार्टिलेज के पास नहीं पाया जाता है, और इस हर्बेशियन कैनाल के थ्रू ही ब्लड वेसल एंड नर्व सप्लाई होती रहती है, ठीक है। तीसरा सवाल देखिए, बोन ऑफ मैमल्स कंटेन हर्बेशियन कैनाल, हर्बेशियन कैनाल है बोन में, ठीक है, बोन मैट्रिक्स में, और उसमें ही एक ट्रांसवर्स कैनाल और पाई जाती है जिसमें से होके नर्व ब्लड वेसल गुजरती है, उसे कहते हैं बॉल्कन्स कैनाल। तो बॉल्कन्स कैनाल पे भी सवाल बनता है भाई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बताता हूं क्या बनता है, हर्बेशियन सिस्टम इज फाउंड इन द बोन ऑफ, ये सवाल बनता है, मैमल्स याद रहेगा, सीधे सवाल बनता है, सबसे ज्यादा सवाल यही बनता है, ठीक है। दूसरा पूछता है हर्बेशियन कैनाल आर प्रेजेंट बोन मैट्रिक्स, वहां से सवाल बन के निकल आया। तीसरा पूछेगा हर्बेशियन सिस्टम आर फाउंड इन द बोन ऑफ, हमें मालूम है मैमेलियन, 4 देगा उसमें एक मैमेलियन होगा, आंसर मार देंगे ऐसे, ठीक है, ठीक। और ये जो वोल्कमैन्स कैनाल है इससे क्या क्वेश्चन पूछता है, बोन ऑफ मैमेलियन कंटेन हर्बेशियन कैनाल, हमें पता है मैमेलियन हर्बेशियन कैनाल होता है, और वो हर्बेशियन कैनाल कनेक्ट होता है एक ट्रांसवर्स कैनाल से, उस ट्रांसवर्स कैनाल को क्या कहते हैं, वोल्कमैन्स कैनाल कहते हैं। बहुत से ऑप्शन देगा, कैनाल ऑफ सीमन, कैनाल ऑफ फरिंग, और उसमें एक ऑप्शन रहेगा वोल्कमैन कैनाल, जिससे हर्बेशियन कैनाल कनेक्ट होता है। और इन सब की कहानी में क्या है, ब्लड वेसल और नर्व सप्लाई होते हैं, ठीक है। ये जो है ये वोल्कमैन कैनाल आपको याद रखेगा, ये वोल्कमैन कैनाल आपको ये टर्म याद रखना है। वोल्कमैन कैनाल किससे कनेक्ट है, हर्बेशियन कैनाल से, और हर्बेशियन कैनाल कहाँ पाया गया, बोन मैट्रिक्स में, और बोन मैट्रिक्स किसके, लॉन्ग बोन के, किसमें, मैमेलियन में। ये सारे सवाल गिरते हैं हर्बेशियन कैनाल में। क्या अंतर है बोन और कार्टिलेज में मैमल्स के, क्योंकि बोन्स के पास हर्बेशियन कैनाल है। ये सीधे सीधे सवाल हैं, ये सीधे सीधे सवाल हैं जो सीधे सीधे गिरता है। और हर्बेशियन कैनाल में ब्लड कैपिलरी नहीं होती। आप चाहें तो ये भी लिख लें कि हर्बेशियन कैनाल कंप्रोमाइज ऑफ ऑल बट नो ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी के साथ हर्बेशियन कैनाल को कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, ठीक है। और ठीक एक लाइन और लिख लेंगे, यहीं पे आगे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ आया है तो हम लिगामेंट को जब पढ़ लिए थे, थोड़ा सा लिगामेंट में स्मेन की बात पढ़ रहे हैं, तो क्या ओसिफिकेशन ऑफ टेंडन में सिस्मोइड बोन की भी कहानी पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या है, सिस्मोइड बोन है, ठीक, इसको भी देख लेते हैं। सीधा सवाल गिरता है किससे, क्या टर्म है, सिस्मोइड बोन, क्या है टर्म, ये खो जाता है यार, थोड़ा छोटा है, सिस्मोइड। भैया इतना एक्स्ट्रा पढ़ना है, इससे ज्यादा की सोचिएगा मत। एनिमल टिश्यू में जितना एनसीईआरटी में है वो टोटल, प्लस इतना थोड़ा सा रखेंगे कि कहीं इधर उधर भटका एग्जामिन तो हम सवाल कर जाए। तो क्या है सिस्मोइड बोन,
ये ओसिफिकेशन मतलब सब आपस में जुड़ के कौन सी, ओसिफिकेशन ऑफ टेंडन। ओसिफिकेशन ऑफ टेंडन से जो फॉर्मेशन होता है, ओसिफिकेशन ऑफ टेंडन से जो फॉर्मेशन होता है बोन को, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सिसेमोइड बोन। किससे बनता है, ओसिफिकेशन ऑफ टेंडन। ठीक है, ये लाइन याद रखिएगा। अब यहां से पूरा आपका जो है काम खत्म हो गया किसका, टिश्यू का। और नए लेक्चर में हम लोग मिलेंगे किसके साथ, कॉकरोच के साथ। उसको भी एक लेक्चर में कोशिश करेंगे, बड़ा है लेकिन खत्म किया जाए ताकि कोर्स आगे बढ़े। और इसके बाद हम शुरू करेंगे सीधे फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, फिर प्लांट फिजियोलॉजी, और उसके बाद साइटोलॉजी। एनसीईआरटी में 3 यूनिट और पढ़ने के बाद आपकी पूरी एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी 11 की। फिर हम लोग 12 पर काम करेंगे। ठीक है, हमारा टारगेट है मार्च तक दोनों एनसीईआरटी आपके सामने हो, और नीट में क्या कहाँ से क्या आता है कुछ भी चीजें ना छुड़े। और अप्रैल मई का होगा रिवीजन का दौर। ठीक है, मिलते हैं फिर नए लेक्चर में, तब तक ये चीजें कंप्लीट कीजिए।